हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर से आप सभी के लिए ये 10 मिनट का शो मैं लेकर आया हूँ, कैप्सूल 2। जी हाँ गाइज, आज दूसरा दिन है और आज अगेन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज गेन करेंगे इस सेशन में, और जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आप स्टेट जेईई के एग्जामिनेशन को दे रहे हो या फिर आपको एसएससी जेईई या आरआरबी जेईई जैसे एग्जामिनेशन को देना है। आइए वन बाय वन करके सारे क्लॉज, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। आज का सेशन होगा बेस्ड ऑन द IS 456, जो कि आपका है प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट पे बेस्ड। और मैं बात करने वाला हूँ फोर्थ रिवीजन की, जो अपडेटेड कोड है, जो अपडेटेड रिवाइज्ड कोड है, जिसमें सारे के सारे रिवीजन करने के बाद जो अभी आपके पास देखने को मिल रहा है कि रीअफर्म्ड इन 2021, यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर कोड में जो नए क्लॉज हैं, अमेंडमेंट्स हैं, जो हम लोग कई बार क्या होते हैं कि गलत पढ़ लेते हैं, या फिर हम जो हमारे पास कोड डाउनलोड होकर मिल जाता है उस कोड में जो सामने दिया रहता है चीज़ें पढ़ लेते हैं, जबकि हमें उसके प्रॉपर क्लॉज को, उसके प्रॉपर अमेंडमेंट को पढ़ना चाहिए, जो कि उसमें चेंजेस हुए हैं, सुधार हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं गाइस। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है, इसको हमने जनरली जो है रिवीजन के टाइम पे या पढ़ते समय जो कोड में हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग 3 कैटेगरी देखते हैं। एक तो ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड, और उसके बाद हमारे पास हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जिसकी मैं बात किया था आपसे पिछले वाले कैप्सूल 1 में, जिसमें मैंने बताया था कि हाई स्ट्रेंथ जो होंगे M65 से अबव के होंगे। लेकिन आप कोड में इसी क्लॉज को देखोगे जब कोड के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे ना M65 नहीं, M60 से स्टार्टेड है, यहाँ पे M55 तक एंड है स्टैंडर्ड ग्रेड, जो कि सुधार कर दिया गया। और सुधार करने के बाद ये टेबल 2, जो नई टेबल 2 है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, उन सभी को अब यही फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। क्या फॉलो करना है इसमें? देखिए, ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होगा, ऑर्डिनरी कंक्रीट में M10, M15, M20, ये 3 आपको यहाँ पे ऑर्डिनरी कंक्रीट में ग्रेड दिख रहे होंगे, राइट। सो गाइज, यहाँ पे एक एक चीज को यहाँ पे आपको समझते चलना है, ठीक। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इसमें। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे वैल्यू लिखे हुए ना, M10 के लिए 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 150 mm के क्यूब के लिए। तो 3 ग्रेड यहाँ पे, 3 ग्रेड्स हैं किसके लिए, आपको नंबर याद रखना है। 3 ग्रेड्स किसके लिए हैं बेटा? यहाँ पे ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए। उसके बाद कितने ग्रेड्स हैं यहाँ पे? स्टैंडर्ड ग्रेड में काउंट कर सकते हो M25 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेड हो गए। जो पहले कितने थे? 7 ग्रेड। यहाँ पे 8 ग्रेड हो गए किसके लिए? और स्टैंडर्ड ग्रेड के लिए, स्टैंडर्ड कंक्रीट के ग्रेड के लिए, M25 से लेके M60 तक, राइट। ये वैल्यू याद रहेगी। ये M10 से लेके M20 तक है, अब M25 से लेके M60 तक आपको याद रखना है, राइट। अगर इसी में मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ ग्रेड है। हाई स्ट्रेंथ ग्रेड के लिए M65 से लेके M100 तक कर दिया गया गाइज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी बता रहा हूं। यहाँ पे आपको अपर लिमिट भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी आपको ग्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल 8 नंबर ऑफ ग्रेड यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं, किसमें? हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे एक पॉइंटर लिखा हुआ है, फॉर कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेड M60 design parameter given in the standard may not be applicable and the value may be obtained from this specialized iterated and experimental result। जो आपके लिए टेबल में M60 के लिए वैल्यू दी हुई होंगी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो M60 से अबव के ग्रेड हैं उसके लिए वहां से वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं लेना है। गिवन इन द स्टैंडर्ड मे नॉट बी एप्लीकेबल एंड द वैल्यू मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड लिटरेचर एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। आपको बेसिकली बोला जा रहा है ये कि जब हायर ग्रेड पे हम शिफ्ट होते हैं ना, हायर ग्रेड की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि हायर ग्रेड में हम ज़्यादातर उन वैल्यूज़ पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे जो कोड में दी हुई हैं। जो हम वैल्यू लेंगे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे बेस्ड होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा
परमिसिबल स्ट्रेस का क्लॉज जो कि स्टील के लिए है, जो आरसीसी के कोड में दिया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। टेबल नंबर 22 की बात कर रहा हूँ गाइस, जहां से आपसे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टेबल नंबर 22 में क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक तो हम लोग वैल्यू याद करते हैं कि स्ट्रेसेस की बात करते हैं। स्ट्रेसेस में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेस में दो वैल्यू हमें पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। कई बार आपको ये गिवन नहीं होता है कि डाया ऑफ बार कितना है। तो अगर डाया ऑफ बार 20 mm तक का होगा और 20 mm से ज़्यादा होगा तो उसके लिए वैल्यू हम क्या याद करते हैं, माइल्ड स्टील बार के लिए क्या है 140 और 130, सारी की सारी वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में होंगी। याद रखिएगा 20 mm तक की बार के लिए 140 और 20 mm से ज़्यादा बार के लिए माइल्ड स्टील के लिए 130 लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें मीडियम टेंसाइल स्टील कन्फर्मिंग टू IS 432 पार्ट 1, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हाफ दी गारंटेड यील्ड स्ट्रेस सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 190। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 190, यहाँ पे लिखा हाफ दी गारंटेड यील्ड स्ट्रेस सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 190। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए 190 रख दिया गया। और HYSD बार के लिए तो आप जानते ही हो। मीडियम टेंसाइल का क्लॉज अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो मीडियम टेंसाइल के लिए आपको 190 याद रखना है। वैसे माइल्ड स्टील के लिए आपको दो वैल्यू याद रखनी होती है। और हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार के लिए HYSD बार के लिए आपको जिसमें 230 याद रखना है और 230 दोनों के लिए सेम वैल्यू है, तो एक नंबर याद रखना है 230 का। ठीक, अगर आपसे इसी में टेंशन की जगह कंप्रेशन बोल दिया जाए तो कंप्रेशन इन कॉलम, कंप्रेशन के लिए स्ट्रेस तो 130 याद रखना है। यहाँ पे इसमें डायमीटर का क्लॉज नहीं होता है, 130 और यहाँ पे 190 याद रखना है किसके लिए, HYSD बार के लिए, मतलब माइल्ड स्टील के लिए 130 वैल्यू याद रखनी है। आगे अगर हम बढ़े गाइज, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कुछ स्टैंडर्ड टेबल नंबर 11 की बात करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट यानी कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो दिया हुआ है वो आपको समझना है। देखिए M15 एंड अबव ग्रेड के लिए, M15 और अबव ग्रेड के लिए क्या दिया गया, मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट, 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट, मतलब अगर हमने बहुत सारे n नंबर ऑफ टेस्ट किए हैं और उनको ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, इस तरीके से ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो उनमें से किसी भी 4 कंसेक्यूटिव एक साथ लगे हुए 4 ऑर्डर में अरेंज 4 सैंपल का एवरेज लिया, मीन लिया, उस मीन का हमें वैल्यू जो मिली उस वैल्यू को हमें कंपैरिजन करना है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होना चाहिए, FCK प्लस 0.825 इनटू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को हम राउंड ऑफ करते हैं 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के नियर में। जैसे कि कोई वैल्यू अगर सपोज करो कि 9.4 है तो उसको हम लोग 9.5 कर देंगे, 0.5 के नियर अबाउट। अगर 9.1 है तो उसको 9 कर देंगे। इस तरीके से एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट करते हैं FCK प्लस 0.825, ये फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे, और दूसरी वैल्यू दिया गया FCK प्लस 3, और इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी आती है, विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होती है वो आपके नॉन ओवरलैपिंग सैंपल होते हैं, उनके कंसेक्यूटिव सैंपल, उनके मीन की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा बोला गया इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, अगर एक सिंगल टेस्ट रिजल्ट की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए FCK माइनस 3 से। तो ये दोनों कंफ्यूज करते हैं ये टर्म, FCK माइनस 3 कब लेना है सर, FCK प्लस 3। तो जब 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल की बात की जाएगी, उसके एवरेज रिजल्ट की बात, मीन की बात की जाएगी तो FCK प्लस 3, सिंगल की बात की जाएगी तो FCK माइनस 3। ये दोनों पॉइंट याद रहेगा, सबको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, स्ट्रेसेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको मुझे बताना था, कंप्रेशन इन बार इन बीम और स्लैब वेयर द कंप्रेसिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ पे हम लोग पीछे पढ़ते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन वाला केस आ गया। आप लोग कंप्रेशन के लिए डायमीटर वगैरह जैसे पढ़ते हो ना, जनरली कंप्रेशन के लिए डायमीटर नहीं होता सर, एक ही वैल्यू होती है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ, कंप्रेशन इन बार के अंदर कंप्रेशन है, इन अ बीम और स्लैब वेयर द कंप्रेसिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जहाँ पे कंक्रीट का कंप्रेसिव रेजिस्टेंस हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार में कंप्रेशन इन बार, स्टील के बार में कंप्रेशन है, तो उस केस में अगर बार का डायमीटर 20 mm तक है तो 140 और 20 mm से ज़्यादा है तो 130, जो हमने माइल्ड स्टील के लिए लिया था।
HYSD बार के लिए 190, दोनों के लिए सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे कंप्रेशन के लिए भी आपको डायामीटर वाला क्लॉज ये देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। तो वैल्यू याद रखनी है। अगेन मैं बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया कीजिए। आपको डे बाय डे मज़ा आने लगेगा और डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें आपके नोट्स में कलेक्ट होने लगेंगी, जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे होंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्लॉज मज़ेदार लगे होंगे तो डेफिनेटली आज के सेशन को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।